आज हम आपको ये बताएंगे कि अतीक जैसे गैंगस्टर्स उत्तर प्रदेश में ही क्यों बनते हैं, इन पर किसकी कंट्रोलिंग होती है, इनके सियासी तार कहां से कहां तक फैले होते हैं। साथ ही साथ परत दर परत आपको ये समझाने की पुरजोर कोशिश रहेगी कि कैसे सियासी कनेक्शन, माफियागिरी और ठेकेदारी के कॉकटेल से सक्रिय राजनीति में राजनेता को कितना बेनिफिट मिलता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आपको आज उत्तर प्रदेश के क्राइम, ठेकेदारी और सियासत वाले कनेक्शन का हर एंगल समझाएंगे, हर उस माफिया की कहानी बताएंगे जिसने गुंडागर्दी से लेकर सियासी गलियारों तक अपने रसूख के दम पर अपनी चमक बरकरार रखी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीओपी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर और गैंगवार कोई नई बात नहीं है। 1970 के दशक में बाहुबली छात्र नेता से विधायक बने रविंद्र सिंह की गोरखपुर स्टेशन पर हत्या हो, या 1997 में उनके उत्तराधिकारी वीरेंद्र प्रताप शाही का लखनऊ में सड़क चलते मर्डर, उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर पर पूर्वांचल में हर गली में गैंगस्टर शूटर आम है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने लोग गैंगस्टर क्यों बनते हैं। गुंडागर्दी को ग्लैमराइज करने वाली कहानियाँ कहीं गरीबी का हवाला देती हैं तो कहीं परिवार पर अत्याचार और अन्याय का हवाला देती हैं। इन वजहों से कोई व्यक्ति बदला लेने के लिए एक खून तो कर सकता है, मगर ऐसा क्या है जो उसे गैंगस्टर बनाए रखता है? जवाब है पैसा। लेकिन दबंगई से जमीन कब्जाने, सेटलमेंट, रंगदारी से मिलने वाले पैसे से कहीं बड़ा एक सरकारी सिस्टम है जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर्स को लुभाता है। जी हाँ, गैंगस्टर्स को बाहुबल के साथ धनबल के शिखर पर ले जाने वाला है ये सिस्टम। सरकारी टेंडर, सड़क बनाने से लेकर बालू निकालने तक या मछली पालने से लेकर रेलवे स्क्रैप तक हर काम का ठेका जारी होता है। उत्तर प्रदेश में बाहुबली की ताकत इसी से आंक ली जाती है कि उसके इलाके में कितने टेंडर उसकी मर्जी से खुलते हैं, यानी कितने ठेके उसके चहेतों को मिलते हैं। आज़ादी के 76 साल बाद ये ठेके सरकारी दफ्तरों से निकलकर ऑनलाइन तो हो गए, मगर सरकारें इनको अपराधियों और गैंगस्टर्स से मुक्त नहीं कर पाई। देश में 2020-21 में सरकारों ने कुल 17 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के कामों के लिए ई टेंडर जारी किए थे। इनमें से 22% से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में थे। जानिए कैसे यूपी में सरकारी ठेकों की राजनीति ने अपराधी और अपराधियों में टकराव से नेता बाहुबली नेता के लिए तैयार हो जाते हैं या बन जाते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा सरकारी टेंडर में कमाई का पूरा गुणागणित। उत्तर प्रदेश में 2020-21 में जारी हुए 3.83 लाख करोड़ रुपए के ई टेंडर देश में कोई भी काम करवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें निजी कंपनियों को ठेका देती हैं। काम चाहे कोई भी हो, उसके लिए उस फील्ड से जुड़े कंपनियों को टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। कंपनियां अपने हिसाब से उस काम की लागत, पूरा करने का समय और बाकी ब्यौरा टेंडर में देती हैं। संबंधित विभाग सभी ट्रेडर्स की जांच करता है और तय नियमों पर जिस कंपनी का टेंडर सबसे खरा उतरता है उसे ठेका दे दिया जाता है। 90 के दशक से सरकार ने ज़्यादातर ठेके ई टेंडर के जरिए देना शुरू किए। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल बनाया है। 2020-21 में इस पोर्टल के जरिए सरकार ने कुल 17.33 लाख करोड़ रुपए के ई टेंडर जारी किए। इसमें से 77% टेंडर अलग अलग कामों के लिए थे, जबकि 16% टेंडर सामान की खरीद के लिए थे। कुल टेंडर्स में 91% ओपन टेंडर थे। इन टेंडर्स में सबसे बड़ी भागीदारी उत्तर प्रदेश की थी। कुल 22.14% यानी 3.83 लाख करोड़ रुपए के टेंडर्स यूपी में जारी हुए थे। टेंडर की पूरी प्रक्रिया में अपराधियों का दखल। उत्तर प्रदेश में ठेकेदार बनने के लिए दबंग बनना पड़ता है। आज़ादी के पहले से सरकारी निर्माण से लेकर खनन के सारे काम ठेके पर होते आए हैं। आज भी हर तरह की सरकारी खरीद, खनन और निर्माण ठेके पर ही होते हैं। ये ठेके किसे दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, किसे दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, ये पूरी प्रक्रिया शुरू से ही भ्रष्टाचार के घेरे में रही है। कभी मंत्रियों के प्रभाव से, कभी अफसरों की मिलीभगत से और कभी बंदूक के नोक पर ठेकों का फैसला उत्तर प्रदेश में होता रहा। एक बार ठेका हाथ में आ जाने के बाद सरकारी खजाने से पैसा पूरा लिया जाता है,
मगर खर्च 1% भी बड़ी मुश्किल से होता है। पहले चुनाव में बाहुबल के इस्तेमाल के बदले अपराधियों को नेता का प्रश्रय देता और इनाम के तौर पर सरकारी ठेके दिलवाते। सरकारी ठेकों से होने वाली कमाई का स्वाद मिलने के बाद इन अपराधियों ने इसे ही आय का मुख्य स्रोत बना लिया। उत्तर प्रदेश में एक दौर ऐसा भी आया जब ठेकेदार और क्रिमिनल एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे। अपराधियों ने ठेकों के हिसाब से खुद के नाम पर या अपने करीबियों के नाम पर कंपनियां तक बना ली। सरकारी दफ्तरों में मिलीभगत के चलते इन्हें पहले से ही पता होता था कि टेंडर कब जारी होने वाला है। उसके पहले ही या तो बाकी कंपनियों को डरा धमका कर टेंडर भरने नहीं दिया जाता था या टेंडर खुलने के समय दबंगई से अधिकारियों को धमकाकर अपनी ही कंपनी के नाम पर टेंडर खुलवाया जाता था। ई टेंडर से कम होना था ठेकों पर अपराधियों का प्रभाव, मगर इसने और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कर दिया। सरकार ने ठेका प्रक्रिया में इस तरह की धांधलियों को दूर करने के लिए ही ई टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत की थी, जिसके तहत टेंडर भरने के लिए किसी भी कंपनी को सरकारी दफ्तर में नहीं आना पड़ता था। ऑनलाइन टेंडर भरे जाने के चलते कहीं भी कंपनी अपने शहर से टेंडर भर सकती थी। टेंडर खुलते ही ऑनलाइन हो जाते थे ताकि इस दौरान भी अपराधियों को दबंगाई का मौका न मिल पाए। भले ही पूरा टेंडर भरने से ठेका अवार्ड होने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाए, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी कंपनी को काम अवार्ड हुआ उसे उस इलाके में आना ही होगा जहां काम होना है। अपराधी यही इंतजार करते हैं और आने वाले कंपनियों के प्रतिनिधियों का अपहरण, मारपीट, फिरौती के तौर पर ठेके की रकम का कुछ परसेंटेज लेना शुरू हो गया। आज सभी ई ट्रेडर्स के लिए सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है। यहीं से केंद्र सरकार के तमाम विभाग, राज्य सरकारें अपना टेंडर जारी करती हैं। लेकिन अब ठेकों में रुचि रखने वाले अपराधी भी इतने शातिर और हाईटेक हो गए हैं कि उनकी कंपनियां भी ऑनलाइन टेंडर भरती हैं। उनका आतंक अब इसी बात से माना जाता है कि या तो उनके इलाके में उनकी ही कंपनी ऑनलाइन टेंडर भरती है या टेंडर भरने वाली हर कंपनी ये जानती है कि काम मिला तो अपराधी को उसका परसेंटेज चुपचाप देना होगा। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में रेलवे स्क्रैप के ठेकों से शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में गैंगवॉर की कहानी। 1970 के दशक में जब पूरा देश जेपी आंदोलन में युवाओं का क्रांतिकारी चेहरा देख रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में गोरखपुर में एक युवा नई कहानी लिख रहे थे। इस दौर ने राजनेताओं को युवाओं की ताकत का एहसास करा दिया था और इसी वजह से विश्वविद्यालयों में राजनीति की नर्सरी खुल चुकी थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में राजनीति में जाति का प्रभाव ज़्यादा था। ब्राह्मण और ठाकुर खेमे आमने सामने रहते थे। इस दौर में ब्राह्मण खेमे के अगुआ होते थे हरिशंकर तिवारी और ठाकुर खेमे के नेता थे रविंद्र सिंह। केंद्र में बैठे नेता भी इन छात्र नेताओं को सह देते थे। हरिशंकर तिवारी खुद को ब्राह्मण नेता कहते थे। उनके घर यानी हाता में लगने वाले दरबार में प्रॉपर्टी विवाद सुलझाने से लेकर ठेकों तक का पूरा और पूरा फैसला होता था। रविंद्र सिंह जनता पार्टी के टिकट पर 1978 में विधायक बने थे। कुछ ही समय बाद उनकी हत्या हो गई। उस वक्त वो सिर्फ 35 साल के थे। झगड़े निपटाने, प्रॉपर्टी विवाद सुलझाने के लिए दोनों खेमों के दरबार लगते थे। नेताओं की प्रश्रय होने की वजह से स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी कुछ नहीं कहता था। उस दौर में केंद्र में रेल मंत्री अक्सर उत्तर प्रदेश से ही होते थे। इन नेताओं ने अपने चहेते छात्र नेताओं को इनाम के तौर पर रेलवे स्क्रैप के ठेके दिलाने शुरू कर दिए। ये रेलवे स्क्रैप के ठेके धीरे धीरे बाहुबलियों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई थी। वो दौर जब गोरखपुर के गैंगवॉर की कहानी बीबीसी रेडियो पर सुनाई जाती थी। गोरखपुर और आसपास के इलाके में 1970 से 80 के दशक में गैंगवार रोज की बात हो गई थी। छात्र नेता रविंद्र सिंह 1978 में विधायक भी बन गए, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उनकी हत्या हो गई। रविंद्र सिंह के हत्यारों में गाजीपुर के एक तिवारी का नाम आया था। इसके बाद गोरखपुर में ब्राह्मण और ठाकुर गैंग बिल्कुल आमने सामने आ गए। ठाकुरों ने वीरेंद्र प्रताप सिंह को अपना नेता बना लिया। ये तस्वीर 1980 के दशक की है। कहा जाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान वो खुली जीप पर जिंदा शेर लेकर चलते थे। उनका चुनाव चिन्ह भी शेर ही था। रविंद्र सिंह के खास रहे वीरेंद्र प्रताप शाही को ठाकुर खेमे ने अपना नेता मान लिया था। उन्हें शेरे पूर्वांचल तक का दर्जा दे दिया जाता था।
ये वो दौर था जब आए दिन सड़कों पर गोलियां चलना, बम चलना आम बात हो गई थी। इन गैंगवार्स की वजह से ही गोरखपुर का नाम पूरी दुनिया में फैल रहा था। उस दौर में बीबीसी रेडियो पर भी गोरखपुर के इन खूनी किस्सों का प्रसारण होता था। हरिशंकर तिवारी रहे हर सरकार में मंत्री, आज तक कोई केस साबित नहीं। 1985 में हरिशंकर तिवारी विधायक बन गए। खास बात यह थी कि राज्य सरकार भले ही किसी भी पार्टी की हो, हरिशंकर तिवारी मंत्री जरूर होते थे। हरिशंकर तिवारी हर पार्टी के करीबी रहे। उनके सोशल मीडिया यानी फेसबुक पेज से ली गई इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि वो बड़े नेताओं के कितने करीबी रहे। राजीव गांधी के साथ हरिशंकर तिवारी, पीवी नरसिम्हा राव के साथ हरिशंकर तिवारी, मुलायम सिंह के साथ मंच पर हरिशंकर तिवारी। उस वक्त मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हरिशंकर तिवारी, उन पर केस तो कई दर्ज हुए लेकिन कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ और वो 6 बार के विधायक बने। आखिरकार कभी अपने ही चेले रहे राजेश त्रिपाठी से वो चुनाव हार गए। आज उनके 2 बेटे और भांजे राजनीति में हैं। कभी बड़े बेटे कुशल बसपा से सांसद तो छोटे बेटे विनय तिवारी बसपा से ही विधायक रहे। भांजे गणेश शंकर तो बसपा सरकार के समय विधान परिषद में सभापति रहे, मगर आज तीनों ही समाजवादी पार्टी के साथ हैं। वीरेंद्र प्रताप शाही को सरेराह गोलियों से छलनी किया था श्री प्रकाश शुक्ला ने। अब आइए श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी का जिक्र करते हैं। हरिशंकर तिवारी के गुट से ही निकले अमरमणि त्रिपाठी ने तिवारी के घुर विरोधी वीरेंद्र प्रताप शाही को चुनाव में हराया था। वीरेंद्र प्रताप शाही ने राजनीति से तौबा कर ली थी मगर दबंगई नहीं छोड़ी थी। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में अपराधियों की नई पौध तैयार हो चुकी थी। इसी में तेजी से उभरता नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। सुपारी किलिंग से शुरुआत करने वाले श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि बहन को छेड़ने वाले के अपराधी को मर्डर कर उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था, मगर जल्दी बड़ा डॉन बनने के लिए उसने खुलेआम ऐलान किया था कि वो जुर्म के मठाधीश माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही को जान से मार देगा। हरिशंकर तिवारी उस समय राज्य सरकार में मंत्री थे। बताया जाता है कि श्री प्रकाश के मामा को उन्होंने अपने साथ कर लिया था और अपने लिए ढाल की तरह उनका इस्तेमाल करते थे। वीरेंद्र प्रताप शाही ने श्री प्रकाश शुक्ला की धमकी के बावजूद खुलेआम घूमना नहीं छोड़ा था। 1997 में लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में श्री प्रकाश शुक्ला ने शाही को गोलियों से छलनी कर दिया। मुख्यमंत्री की सुपारी लेने वाला है ये श्री प्रकाश शुक्ला, इसके बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। उसी के लिए बनी थी पहली बार उत्तर प्रदेश में यूपीएसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन श्री प्रकाश शुक्ला के लिए ही पहली बार की गई थी, उत्तर प्रदेश में किया गया था। श्री प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लिए सुपारी ले ली थी। कल्याण सिंह सरकार पहले से ही अपराधियों के सफाये में जुटी थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने सिर्फ 5 साल में जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम कमा लिया था। श्री प्रकाश शुक्ला के बढ़ते कद को देखते हुए पहली बार यूपी पुलिस ने गैंगस्टर्स निपटाने के लिए एसटीएफ का गठन किया। ये तस्वीर 1988 की है जब श्री प्रकाश शुक्ला गाजियाबाद के मोहन नगर में एनकाउंटर में मारा गया था। एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला का गाजियाबाद में एनकाउंटर भी कर दिया। गोरखपुर के गुटों से ही निकले मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह और धनंजय सिंह जैसे बाहुबली। हरिशंकर तिवारी के शूटरों में गिने जाने वाले साधु सिंह के साथी थे मुख्तार अंसारी। साधु सिंह ने प्रॉपर्टी के विवाद में गाजीपुर के ब्रिजेश सिंह के पिता की हत्या कर दी थी। साथ में रहने की वजह से मुख्तार अंसारी भी ब्रिजेश के निशाने पर आ गए थे। इन दोनों की दुश्मनी ने गाजीपुर और मऊ इलाके में अपराध और गैंगवॉर की नई कहानी लिखी। मुख्तार अंसारी को बंदूकों के साथ फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक रहा था। यह तस्वीर दिसंबर 2022 की है जब मुख्तार अंसारी को 2005 में हुए एमएलए कृष्णानंद राय हत्याकांड में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। गोरखपुर से शुरू हुए गैंग्स में मऊ में मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह, गाजीपुर से रमाकांत, उमाकांत और जौनपुर से धनंजय सिंह जैसे बाहुबली निकले जो आज भी सरकारी ठेकों से लेकर हर काम में अपनी दबंगई का जलवा कायम किए हुए हैं। अतीक अहमद ने गुंडागर्दी के जरिए शुरू किया था प्रॉपर्टियों पर कब्जा करना। रसूख बढ़ा तो ठेकों में भी अपनी चलाई।
प्रयागराज में अतीक अहमद ने अपने अपराध के साम्राज्य का विस्तार और आतंक के दम पर किया था। वो प्रॉपर्टी पर कब्जा करने में सबसे तेज माना जाता था। रसूख बढ़ा तो प्रयागराज और आसपास के पूरे इलाके में सरकारी ठेकों में भी उसकी मर्जी चलने लगी। अपने आतंक के चरम पर अतीक अहमद की प्रयागराज में तूती बोलती थी, मगर राजूपाल हत्याकांड के बाद उसका राजनीतिक रसूख घटता चला गया। जिस उमेश पाल हत्याकांड में उसके बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, वो उसी राजूपाल हत्याकांड में गवाह था, जिसका मुख्य आरोपी अतीक अहमद था। अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा विधायक बने राजूपाल की सरेराह हत्या की गई। राजूपाल उस समय खुद क्वालिस गाड़ी चला रहे थे। उनके साथ उनके मित्र की पत्नी भी थी। उनकी क्वालिस के पीछे उनके समर्थकों की गाड़ियां चल रही थी। उसी समय करीब 2 दर्जन हमलावरों ने राजूपाल की गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी थी। जब समर्थक राजूपाल को एक टेम्पो में डालकर अस्पताल ले जा रहे थे, तो हमलावरों ने इस टेम्पो का पीछा कर उस पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। माना जाता है कि राजूपाल की हत्या के बाद से ही अतीक को मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण पूरी तरह से घटने लगा था। इसी के बाद उसे चुनावों में लगातार हार मिली और अंततः वह खुद भी सलाखों के पीछे पहुंच गया। राजनीतिक रसूख कम होने लगे तो समझ लीजिए सियासत के बड़े खिलाड़ी अपने वर्चस्व को लेकर हर ताकत झोंक देते हैं। वर्चस्व की लड़ाई अतीक की हत्या के पीछे भी हो सकती है। अतीक और उसके भाई अशरफ पर गोलियां चलाने वाले तीनों हमलावर पुलिस कस्टडी में हैं और इस मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। अब यह स्पष्ट नहीं है कि इन तीनों युवकों ने अतीक की हत्या किस वजह से की है, मगर यह माना जा रहा है कि कमजोर पड़ते अतीक को मारकर कोई विरोधी गैंग अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर सकता है। राष्ट्रीय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रही वीओपी हिंदी के साथ। अगर आपने वीओपी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से अपनी राय रखिए।